तो हे गाइस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आज हम पढ़ते हैं, हमारी क्लास है ये। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि मैंने क्या क्या सिलेबस जो है कवर किया है। तो सबसे पहले सिलेबस देखते हैं। इंट्रोडक्शन है, SDLC मॉडल्स हैं, SRS है, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड सॉफ्टवेयर UI डिज़ाइन, कोडिंग इशू, सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर सपोर्ट प्रोसेस एंड क्वालिटी एश्योरेंस, IEEE सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, सॉफ्टवेयर रीयूज, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड ऑडिट्स। इस सिलेबस मैंने सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए लिया है। तो चलिए इसको मैं कवर करती हूँ। अभी सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं क्या है। तो गाइस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो होता है एक ब्रांच होता है कंप्यूटर साइंस का, जिसमें हम लोग इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके जो है सॉफ्टवेयर ऐप्स बनाते हैं। ठीक है, इंट्रो आपको समझ में आया होगा। मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक ब्रांच होता है कंप्यूटर साइंस का दैट अप्लाई इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स टू डिज़ाइन, डेवलप, टेस्ट एंड मेंटेन सॉफ्टवेयर एप्स। ओके, अब देखते हैं SDLC क्या होता है गाइज। तो SDLC जो होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता है। SDLC एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसका उपयोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हाई क्वालिटी वाले सॉफ्टवेयर बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसके स्टेप्स क्या हैं, जैसे रिक्वायरमेंट एनालिसिस है, डिज़ाइन है, कोडिंग है, टेस्टिंग है, डिप्लॉयमेंट है एंड मेंटेनेंस है। ठीक है, तो अगर आप सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए देख रहे हैं तो आप इसका एक फिगर बना के आएंगे कि सबसे पहले रिक्वायरमेंट है पूरा लिखेंगे आप, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, फिर इधर डिज़ाइन, फिर इधर कोडिंग एंड फिर इधर आपको टेस्टिंग लिखनी है। टेस्टिंग के बाद आपको डिप्लॉयमेंट लिखना है और उसके बाद मेंटेनेंस लिखने हैं और फिर बीच में SDLC लिख देनी है। ठीक है, ये आपको पूरा जो है एक बढ़िया से बना के आना है। तो थोड़ा बड़ा बनाएंगे, मैंने छोटा बनाया है तो आपको बढ़िया नंबर मिलेगा इस पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। SDLC के टाइप्स आप बोले तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। रिक्वायरमेंट एनालिसिस में क्या होता है, सबसे पहले हमको कैसा ऐप बनाना है, उसकी क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे वैसी इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है। फिर उसका डिज़ाइन कैसा होगा, प्रोटोटाइप जैसा, यहाँ पे उसका समझा जाता है इस फेज़ में। कोडिंग में होता है कि हम उसके लिए कोडिंग करते हैं। टेस्टिंग में होता है कि हम टेस्ट करते हैं कि जो हमने कोड किया कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, चेक करते हैं यहाँ पे। आगे हम टेस्टिंग के टाइप्स भी पढ़ेंगे। फिर डिप्लॉयमेंट हम पढ़ते हैं यहाँ पे कि कैसे जो है उसको देंगे कस्टमर को और कैसे की चीज़ें होंगी। ठीक है, फिर मेंटेनेंस में क्या है कि कस्टमर को देने के बाद जो है हमारे क्लाइंट को कि उसमें कैसे अपडेट्स करने हैं, कुछ प्रॉब्लम आई तो कैसे मेंटेन करना, ये सब चीज़ें। ठीक है, आप पढ़ते हैं SDLC के टाइप्स। ठीक है, तो सबसे पहले है वाटरफॉल मॉडल। ठीक है, इसे गाइस लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल भी कहते हैं। अगर आप देखेंगे तो मैंने इसका एक छोटा सा एग्जांपल वो भी बनाया है फिगर। सबसे पहले प्लानिंग होता है, फिर रिक्वायरमेंट, ऐसे ऐसे जैसे वाटरफॉल फॉल होता है ना, वाटरफॉल जैसे कि फव्वारे की तरह एक तरीके से ऐसे ऐसे गिरता रहता है, वैसे ही सेम इसका भी है। ठीक है, तो इसे लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल भी कहते हैं। इसमें फीडबैक लूप्स नहीं होते हैं गाइज। जैसे होता है ना वाटरफॉल की यहाँ से यहाँ नहीं आ सकते, हम पीछे नहीं जा सकता पानी उसका, ऐसे इसमें भी तक इसमें फीडबैक लूप्स नहीं होते हैं। यह तब यूज होता है जब रिक्वायरमेंट बहुत क्लियर, फिक्स्ड और स्टेबल होती है। हमको हर चीज़ पहले से पता होती है, फिक्स्ड होता है, स्टेबल होता है, तभी इसका यूज करते हैं। गाइज, इसकी कमी क्या है, कमी ये है कि इसका जो वर्किंग सॉफ्टवेयर है उसका पता हमको लास्ट फेज में चलता है। तो अगर यहाँ पे अगर किसी चीज़ की कमी हो गई है तो हम वापस से जाकर सुधार नहीं सकते गाइज, तो ये इसकी जो है कमी है। ठीक है, इसके बाद हम अगली जो है SDLC मॉडल पढ़ते हैं। तो ये है हमारी प्रोटोटाइप मॉडल। ठीक है, प्रोटोटाइप मॉडल में क्या होता है, इसमें पहले से एक प्रोटोटाइप अस्थायी वर्किंग मॉडल तैयार किया जाता है। इसमें जो है पहले से एक प्रोटोटाइप अस्थायी वर्किंग मॉडल तैयार किया जाता है। ठीक है, और यह तब बेस्ट होता है जब यूज़र को खुद पता नहीं रहता कि उसको क्या चाहिए, मतलब जब यूज़र थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है तो उसको एक प्रोटोटाइप, जो डमी मॉडल कह सकते हैं, प्रोटोटाइप बना करके दिखाया जाता है कि देखो ऐसे ऐसे रहेगा तुम्हारा जो सॉफ्टवेयर मॉडल रहेगा। तो वो फिर समझता है कि अच्छा ठीक है ये ऐसा दिखेगा, तो समझ में आता है, तब वो इसके लिए जो यूज़ किया जाता है प्रोटोटाइप मॉडल। ठीक है, स्पाइरल मॉडल क्या है, यह एक मेटा मॉडल है क्योंकि ये अन्य मॉडल्स को भी अपने अंदर समाहित कर सकता है। आपको तो पता है मेटा का मतलब क्या होता है, जैसे हमारा फेसबुक का मेटा, हर एक चीज़ डेटा के अंदर डेटा होता है, उसको मेटा डेटा बोलते हैं, वैसे ही मेटा मॉडल है। ठीक है, ये इसके 4 मुख्य क्वाड्रेंट होते हैं गाइज। इसका आप छोटा सा फिगर देख सकते हैं, स्पाइरल ऐसे ऐसे स्पाइरल होता है। पहला फेज इसका प्लानिंग होता है, रिस्क होता है, फिर उसके बाद इंजीनियरिंग और फिर उसके बाद नेक्स्ट होता है। ठीक है,
और इसको मैंने यहाँ पे लिखा है ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफिकेशन, यानी कि पहले हमारे ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफिकेशन करना रहता है कि इसमें हम क्या चीज़ प्लान करेंगे, कैसे करना है। फिर रिस्क एनालिसिस के लिए कि हमारे इस सॉफ्टवेयर में कैसे रिस्क आ सकते हैं। गाइस ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि रिस्क एनालिसिस कौन सी जो है मॉडल करती है, ठीक है। उसके बाद इंजीनियरिंग एंड कोडिंग, थर्ड जो है इसका फेज है। फोर्थ है नेक्स्ट फेज प्लानिंग, अगले फेज के लिए भी प्लानिंग करते हैं, ये भी पूछता है एग्जाम में। अजाइल मॉडल क्या होता है गाइस? अजाइल मॉडल होता है कि यह इटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल दोनों के जो है कॉम्बिनेशन पे होता है, कि विकास पर आधारित है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये एक्सेप्ट करता है, मॉडिफिकेशन को एक्सेप्ट करता है। जैसे कि अगर हमारी क्लाइंट जो है अगर कुछ वो फीडबैक दे रहा है, ठीक है, तो फीडबैक के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, अपने को एक्सेप्ट करेगा और उसमें जो है जो हमारा सॉफ्टवेयर बन रहा है इसको उसमें अपडेट करता रहेगा। इसीलिए कहा इसको डायनेमिक रिक्वायरमेंट के लिए भी सर्वोत्तम माना गया है, मतलब कि डायनेमिकली चेंज होता रहता है। जैसे हमारी रिक्वायरमेंट्स या फिर फीडबैक मिले हमको, वैसे ही मॉडल्स में चेंज कर देता है, ठीक है गाइज। तो इसके फ्रेमवर्क देख लेते हैं, पूछता है एग्जाम में कि स्क्रम जो है वो किस मॉडल का फ्रेमवर्क है। तो एक स्क्रम और एक्सपी जो है फ्रेमवर्क वो एजाइल मॉडल का फ्रेमवर्क है, ठीक है। और ये भी पूछता है कि जो हमारा एक्सपी जो है फ्रेमवर्क है, पेयर प्रोग्रामिंग में कौन सा फ्रेमवर्क यूज होता है। तो पेयर प्रोग्रामिंग में एक्सपी या फिर एजाइल आप कह सकते हैं, अगर एक्सपी नहीं है तो, ठीक है। फिर आते हैं हमारे तीसरे टॉपिक पे, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स एंड सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन, ठीक है। तो जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट है, जो SRS होता है वो एक डॉक्यूमेंट होता है बेसिकली, जो हमको बताता है सॉफ्टवेयर को कि कैसे करना है, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, ठीक है, ये बताता है, ठीक है। SRS जो होता है एक सॉफ्टवेयर की रीड गेटी होता है, मतलब बेसिक यही स्ट्रक्चर होता है जहाँ से सब चीज़ पता चलती है, पूरा प्लानिंग वगैरह सब रहता है, ठीक है। जहाँ यह तय होता है कि सिस्टम क्या करेगा, ठीक है, और कैसे करेगा, सॉफ्टवेयर में यही चीज़ होती है, ठीक है। ये दो प्रकार का होता है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, ठीक है। फंक्शनल में क्या होता है कि व्हाट टू डू, मतलब कि क्या करना है, फंक्शन क्या क्या करने हैं वो हमको इसमें देखना रहता है। ये जो है बेसिकली सिस्टम के कार्यों पर डिपेंडेंट रहता है, ठीक है, कि कैसे जो है क्या करना है, कौन सा काम करना है, ठीक है। इसके बिना सॉफ्टवेयर जो है काम ही नहीं करेगा। अगर हमारे सॉफ्टवेयर में कोई फंक्शन ही नहीं है तो वो काम क्या करेगा, कोई काम नहीं करेगा। तो इसलिए फंक्शनल में ये जो होता है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग से इसको जो है टेस्ट किया जाता है, ठीक है। और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में क्या होता है, इसमें होता है कि हमको कैसे काम करना है, ठीक है। ये सिस्टम के गुणों पे, मतलब उसके जो है कि क्वालिटी पे डिपेंडेंट करता है। इसमें काम तो करेगा, अगर नॉन फंक्शनल में काम करेगा सॉफ्टवेयर, लेकिन जो है वो पसंद नहीं आएगा, मतलब अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा। और इसे जो है जांचने के लिए लूप परफॉर्मेंस टेस्टिंग का जो है गाइस यूज किया जाता है। तो इसके आगे हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा गाइस, वो है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड सॉफ्टवेयर यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन, ठीक है। तो जो हमारा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन है गाइस, ये बैकएंड के लिए होता है, और जो सॉफ्टवेयर यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन होता है ये फ्रंट एंड से जुड़ा होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, लॉजिकल जो रिक्वायरमेंट होती हैं उसको फिजिकल आर्किटेक्चर में बदलता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर जो डिज़ाइन होता है, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन जो होता है, इस आर्किटेक्चरल डिज़ाइन जो होता है इसमें दो तरह का होता है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन एंड डिटेल डिज़ाइन। तो आर्किटेक्चरल में क्या होता है कि इसमें होता है कि मॉड्यूल का हाई लेवल व्यू जो है कैसा दिख रहा है, ठीक है, ये तय किया जाता है आर्किटेक्चरल डिज़ाइन में। और डिटेल डिज़ाइन में रहता है कि मॉड्यूल के अंदर का जो है हर एक चीज़ वो DSA तय करता है, यानी कि डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम जो होता है वो तय करता है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं कि कोहेजन क्या है। ये गाइस इंपॉर्टेंट है कोहेजन, ठीक है। तो कोहेजन बेसिकली ये बताता है कि एक ही मॉड्यूल के अंदर के एलिमेंट आपस में कितनी मजबूती से जुड़े हैं, ठीक है, इसको कोहेजन कहते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक हमारा ये है और इसके अंदर जो है मॉड्यूल्स लगे हैं, ठीक है, और मॉड्यूल्स आपस में खूब कनेक्टेड हैं, खूब एकदम पास है। तो ये जो कोहेजन सबसे बेस्ट कोहेजन होता है, ठीक है, क्योंकि ये मजबूती से जुड़े हुए हैं। तो अच्छे सॉफ्टवेयर में हाई कोहेजन होना चाहिए, ठीक है, एग्जाम में पूछता है। तो सबसे इस कोहेजन की टाइप देखते हैं, फंक्शनल कोहेजन, सीक्वेंशियल कोहेजन, कम्युनिकेशनल कोहेजन, प्रोसीजरल, टेम्पोरल, लॉजिकल एंड कोइंसिडेंटल। तो ये बेस्ट है, फिर उससे खराब, फिर उससे खराब, फिर सबसे खराब, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे बना दिया है, ठीक है गाइस।
तो फंक्शनल कोहेजन क्या होता है, इसमें जो है सभी जो मॉड्यूल्स होते हैं वो बहुत स्ट्रांगली जो है कनेक्टेड होते हैं, तो ये सबसे बेस्ट मॉड्यूल होता है, ठीक है। सीक्वेंशियल में क्या होता है कि एक मॉड्यूल का जो इनपुट होता है, अगर वो इनपुट लिया और जो उसका आउटपुट होता है दूसरे मॉड्यूल के लिए वो इनपुट का काम करता है, सीक्वेंस से होता है, ठीक है। ऐसे ही आगे रहता है। कम्युनिकेशनल में क्या होता है कि एक ही इनपुट पे जो है काम करता है, ठीक है, या फिर एक ही आउटपुट जो है जनरेट करता है कम्युनिकेशनल में। प्रोसीजरल में क्या होता है कि कार्यों को साथ रखते हैं क्योंकि सीक्वेंस से एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, प्रोसेस, ठीक। टेम्पोरल में क्या होता है कि एक ही समय पर होने वाले जितने भी काम हैं उनको एक ही साथ में करता है, ठीक है, एक ही मॉड्यूल में डाल देता है। टेम्पोरल में क्या करता है, एक ही समय पर जितने भी मॉड्यूल हैं उनके एक ही मॉड्यूल में डाल देगा, ठीक है। लॉजिकल में क्या होता है कि एक जगह पे ही रख करके लेकिन लॉजिक अलग अलग रहता है, ठीक है। सबको एक ही जगह पे रख के काम करता है लेकिन सबका लॉजिक अलग अलग रहता है, ठीक है गाइस। आगे चलते हैं, अब देखते हैं कि कपलिंग क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कपलिंग क्या होता है, तो दो अलग अलग मॉड्यूल्स आपस में कितने डिपेंडेंट हैं, कितने निर्भर हैं, उसी को कपलिंग कहते हैं, ठीक है। तो सबसे कम निर्भरता ही बेस्ट कपलिंग है। जैसा कि पता है डिपेंडेंट रहना जो है किसी के ऊपर कितना हार्मफुल भी होता है, तो जितना कम डिपेंडेंट रहेंगे उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इसीलिए सबसे बेस्ट कपलिंग वो होती है जिसमें कम डिपेंडेंट है। तो डेटा कपलिंग में वो होता है कि जितना ज़रूरी डेटा होता है बस उतना ही शेयर किया जाता है, ठीक है। और स्टैम्प कपलिंग में क्या होता है कि जो हमारा पूरा रिकॉर्ड जो है पास कर दिया जाता है, तो ये उससे थोड़ा सा वर्स्ट होती है कपलिंग, ठीक है। और उसके बाद होती है कंट्रोल कपलिंग में क्या होता है कि मॉड्यूल ये जो है ये अपना फ्लैग या स्विच भेज देता है किसी और मॉड्यूल के पास, तो वो उससे जो है इसके फ्लैग और स्विच से वो कंट्रोल कर लेता है, ठीक है। एक्सटेंड क्या कहता है कि ये बाहरी माध्यमों पर निर्भर करता है एक्सटेंड कपलिंग में, ठीक है। और कम्युनिकेशन कॉमन कपलिंग में क्या होता है कि इसमें एक ग्लोबल वेरिएबल होता है जो दोनों में होता है, ठीक है। कंटेंट कपलिंग में क्या होता है कि इसमें जो हमारे बहुत ही वर्स्ट होती है गाइस कंटेंट कपलिंग। और कंटेंट कपलिंग में ये होता है कि जो जैसे दो मॉड्यूल्स हैं तो एक मॉड्यूल्स के अंदर का अंदरूनी जो डेटा था पूरा बदल दिया जाता है, ठीक है। और ये आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लो कपलिंग प्लस हाई कपलिंग इक्वल टू बेस्ट सॉफ्टवेयर। ये पूछता है कि एक बेस्ट सॉफ्टवेयर बनाने के लिए क्या होना चाहिए, तो 4 ऑप्शन देता है, लो कपलिंग, लो कोहेजन, हाई कपलिंग, हाई कोहेजन। तो सबसे उसका आंसर है लो कपलिंग और हाई कोहेजन रहेगा, तभी हमारा बेस्ट सॉफ्टवेयर जो है बन जाएगा। तो गाइस आगे देखते हैं, ये हमारा जो है अगला जो है टॉपिक है जिसका नाम है कोडिंग इश्यूज, ठीक है। तो हमारे कोडिंग करते समय कौन कौन सा इशू आता है गाइस, उसी को बोलते हैं कोडिंग इशू, ठीक है। सबसे पहले तो देखते हैं सिंटैक्स एरर और कोडिंग एरर, ठीक है। सिंटैक्स एरर क्या होता है गाइस, जैसे कोई प्रोग्रामर है, जैसे आप हैं, कुछ टाइप कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, तो जैसे ये कॉलन लगाना भूल गए, ठीक है, तो ये सिंटैक्स एरर हो गया। कोडिंग एरर क्या होता है, जैसे आपने कोडिंग कर दी, ठीक है, बहुत सारी लाइंस की कोडिंग कर दी और जो कोई फंक्शन जो है वो गलत जगह लगा दिए, ठीक है, तो वो हो गया कोडिंग एरर, ठीक है। अब इसके टाइप्स कोडिंग इश्यूज में क्या क्या आता है, कोड स्मेल देख लीजिए, ठीक है। तो कोड में कोई गलती नहीं है, कोड स्मेल का मतलब है कि कोड में कोई गलती नहीं है लेकिन इतने खराब तरीके से लिखा गया है कि वो काम ही नहीं करेगा फ्यूचर में, ठीक है। ये हो गया हमारा कोडिंग स्मेल, ठीक है, कोड स्मेल, ठीक है। रीफैक्टरिंग का मतलब क्या है कि कोड के आउटपुट को बदले बिना अंदरूनी उसके जितने भी कोड हैं उसके सॉफ्टवेयर एंड उसके जो अंदर के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं एंड हार्डवेयर हैं उन सबको बदल लेना ताकि वो समझने में इजी हो जाए, ठीक है गाइस। मतलब कोड के इसके हम बाहर के आउटपुट को नहीं बदल रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो अंदर के आउटपुट, अंदर का जो इनपुट है कोड है, ठीक है, अंदर का जो सॉफ्टवेयर है उसको हम बदल दे रहे हैं ताकि जो है समझना जो है बहुत इजी हो जाए। इसको रीफैक्टरिंग बोलते हैं, ठीक है, समझ में आया होगा। फिर डेड कोड क्या होता है गाइस, डेड कोड होता है कि प्रोग्राम में कोड है लेकिन वो जो है कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है, तो वो डेड ही हो गया भाई, जब कभी एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा तो डेड हो गया। कोड वॉक थ्रू क्या होता है, कोड वॉक थ्रू क्या होता है, डेवलपर सबको कोड समझाता है आकर के, ठीक है, तो उसको बोलते हैं और बताते हैं कि हाँ भाई ये कोड मेरा ऐसे ऐसे कोड है, तो उसको कोड वॉक थ्रू बोलते हैं, ठीक है। और कोडिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं कि वेरिएबल के नाम सही रखना और सही तरीके से जो है कोडिंग करना, ये जो होता है कोडिंग स्टैंडर्ड्स होता है गाइस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग, ठीक है, इंपॉर्टेंट है।
तो मॉड्यूल्स को आपस में जोड़ते समय टेस्ट करना ही सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। जैसे कि हम यूनिट टेस्टिंग में होता है कि हम एक एक करके टेस्ट करते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि हम आपस में जोड़ते समय ही टेस्ट कर देते हैं उसी टाइम पे, ठीक है। टॉप डाउन टेस्टिंग क्या होती है, ये 2 टाइप का होता है, ये टॉप डाउन इंटीग्रेशन एंड बॉटम अप इंटीग्रेशन, ठीक है। तो टॉप डाउन में क्या होता है कि जैसे हमारा मेन मॉड्यूल ये ऊपर से नीचे काम करते हुए आता है गाइस, तो हमारा जो मेन मॉड्यूल है वो पहले बन के तैयार हो जाता है, यानी ये पहले ही टेस्ट होने को चला जाता है। इसके बाद नीचे वाले जो मॉड्यूल्स आते हैं, तो अगर ये तैयार नहीं रहते नीचे वाले मॉड्यूल, तो इसमें स्टब्स का यूज किया जाता है, यानी कि डमी यानी नकली मॉड्यूल यूज किया जाता है यहाँ पे, नकली मॉड्यूल यहाँ पे भी, ठीक है। तो पूछता है एग्जाम में कि जो स्टब्स जो हैं वो किस में यूज होते हैं, तो आप बताएंगे कि टॉप डाउन इंटीग्रेशन में स्टब का यूज करते हैं, ठीक है गाइज। तो पहले ये टेस्ट होता है फिर ये टेस्ट होता है, ठीक है। और इसी का उल्टा बॉटम अप में है। बॉटम अप में क्या होता है कि सबसे पहले जो होता है हमारे नीचे वाले बॉटम के मॉड्यूल्स टेस्ट होते हैं, उसके बाद हमारे ऊपर के मॉड्यूल्स टेस्ट होते हैं। तो अगर हमारा ऊपर का मॉड्यूल तैयार नहीं रहता है तो वहाँ पे हम ड्राइवर का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हमारा जो मेन मॉड्यूल अगर तैयार नहीं उसकी जगह पे ड्राइवर डमी मॉडल यूज़ करते हैं। तो पूछता है कि बॉटम अप में अगर हमारा मॉड्यूल तैयार नहीं रहता तो किसका यूज़ करते हैं, तो ड्राइवर का। समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए चलते नीचे। तीसरा है गाइस बिग बैंग इंटीग्रेशन। इसमें क्या होता है, सभी मॉड्यूल्स को एक साथ जोड़कर टेस्ट करना। ये गाइस छोटे प्रोजेक्ट के लिए सही होता है, बड़े प्रोजेक्ट्स में तो अगर आप ऐसे करने जाएंगे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। और अगला टॉपिक है सॉफ्टवेयर सपोर्ट प्रोसेस एंड क्वालिटी एश्योरेंस, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर सपोर्ट प्रोसेस को सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस भी कहा जाता है, और सॉफ्टवेयर सपोर्ट प्रोसेस तब शुरू होता है जब सॉफ्टवेयर पूरी तरह बन करके तैयार होता है और इसे क्लाइंट या मार्केट में लॉन्च करना होता है या फिर डिप्लॉय करना होता है, ठीक है। इसका गोल क्या होता है, लॉन्च के बाद बिना रुकावट के चलना, ठीक है। और इसमें जो है अपडेट करना कि हमारे इसमें क्या क्या जो है गाइस अपडेट होती रहती है, ठीक है। तो हमारा अगला जो है उसी का टाइप्स है एसएसपी या सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। इसको सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस भी कहते हैं। इसके टाइप्स क्या क्या हैं, तो करेक्टिव मेंटेनेंस, ठीक है। करेक्टिव मेंटेनेंस में क्या होता है कि सॉफ्टवेयर लॉन्च के बाद जो होता है इसमें जो अगर कोई बग्स वगैरह आ गई है तो उसको सही करना, ठीक है। अडाप्टिव में क्या होता है गाइस, इसमें जो होता है इन्वायरमेंट, जैसे कि हमारे विंडोज 10 और 11 में जो है ऐप में अभी चेंजेस आ गए हैं तो ये उसके लिए होता है, इन्वायरमेंट के हिसाब से जो करता है, ठीक है। परफेक्टिव में क्या होता है गाइस, सबसे जो है कॉस्टली होता है, सबसे ज़्यादा लागत लगती है, सबसे ज़्यादा समय भी लगता है, ठीक है। और इसमें जो है न्यू फीचर्स ऐड होते रहते हैं, इसीलिए ये थोड़ा सा महंगा रहता है। प्रिवेंटिव में क्या होता है, ये फ्यूचर प्रॉब्लम से पहले ही जो है फ्यूचर प्रॉब्लम को पहले ही जो है ये जो है मेंटेनेंस करने के लिए तैयार रहता है, ठीक है। और इसमें कोड रिफैक्टरिंग इसके ही अंतर्गत आता है प्रिवेंटिव में, ठीक है। क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है गाइस, क्वालिटी एश्योरेंस एक प्रक्रिया प्रोसेस है जो सॉफ्टवेयर बनने के तरीकों पर ध्यान देती है, ठीक है, कि वे सही स्टैंडर्ड्स के अनुसार बने हैं ताकि अंतिम जो प्रोडक्ट है उसमें कोई कमी ना हो। मतलब कि आप जो है बना रहे हैं जिस प्रोसेस से, वो प्रोसेस वैलिड है कि नहीं है, इसी को चेक करने के लिए हमारा क्वालिटी एश्योरेंस होता है गाइस, ठीक है। तो सॉरी गाइस, तो एसक्यूए जो होता है वो प्रोसेस ओरिएंटेड होता है। ये पूछता है एग्जाम में, ठीक है, कि ये प्रोसेस ओरिएंटेड है या फिर प्रोडक्ट ओरिएंटेड है, ठीक है। तो क्वालिटी एश्योरेंस के स्टैंडर्ड देख लेते हैं, ठीक है। ISO 9001 ये क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड जो है ये प्रोसेस ओरिएंटेड होता है, ISO 9001, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब हम आगे आते हैं CMMI कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल इंटीग्रेशन, ठीक है। ये क्या करता है, यह किसी सॉफ्टवेयर कंपनी की काम करने की प्रक्रिया और उसकी मैच्योरिटी को मापता है, ठीक है। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होते हैं, IMDQO। ये पूछता है एग्जाम में, आपके UPPSC पॉलिटेक्निक लेक्चरर के एग्जाम में भी ये पूछता है कि इसका चौथा जो है लेवल कौन सा है। तो I से हो गया इनिशियल, M से मैनेज्ड, D से डिफाइंड, Q से क्वांटिटेटिवली मैनेज्ड और O से ऑप्टिमाइजिंग, ठीक है। तो इनिशियल का आपको पता है कि शुरुआत में हम लोग कैसे जो चीज़ें प्लान करते हैं, सोचते हैं कि हमारी मैच्योरिटी जो दिखे, ठीक है, उससे। मैनेज में क्या होता है कि इसमें प्लानिंग करते हैं। डिफाइंड में क्या होता है कि हम डॉक्यूमेंटेशन तैयार करते हैं इसके लिए, ठीक है। एंड क्वांटिटेटिवली मैनेजमेंट में क्या होता है कि हम क्वेश्चन
जो हमारी क्वालिटी है उसको जो है नंबर्स और डेटा हम लोग वो करते हैं कि भाई जो हमारे ये सिस्टम के जो है वही लोग मापते हैं जो ऑथर रहते हैं, अथॉरिटी रहती हैं। और ऑप्टिमाइजिंग में क्या होता है कि अगर हमसे मिस्टेक से कुछ हो गई है तो वापस से उसको सही करके फिर से उसको चेक किया जाता है। ठीक है। अगला टॉपिक है IEEE स्टैंडर्ड। इसका जो हम लोग याद रखेंगे किस काम के लिए आता है, तो IEEE 730 याद रख सकते हैं, QA प्लान के लिए आता है। ठीक है। IEEE 830 होता है सॉफ्टवेयर टेस्ट डॉक्यूमेंटेशन के लिए आता है। IEEE 1012 जो होता है SRS के लिए आता है। IEEE 1028 सॉफ्टवेयर रिव्यू एंड ऑडिट्स के लिए आता है। ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड ऑडिट्स। ठीक है। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या है, इसका मतलब यही है कि हमारा सॉफ्टवेयर सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कोई बग्स कोई डिफेक्ट तो नहीं है, यही सब चेक करने के लिए सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की जाती है। ठीक है। यही मैंने इजी वे में लिख दिया है, आप देख सकते हैं। टाइप्स ऑफ टेस्टिंग कितने प्रकार हैं। ठीक है। बेसिकली 2 प्रकार का होता है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एंड एक होता है वाइट बॉक्स। ठीक है। तो ब्लैक बॉक्स क्या होता है, इसका दूसरा नाम गाइज है सिस्टम टेस्टिंग या फिर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। ठीक है। ये ब्लैक बॉक्स क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें जो हमारी ऐसे इनपुट जाता है टेस्ट करने के लिए, इधर से आउटपुट आता है। ठीक है। ये ब्लैक बॉक्स में वो होता है कि हम कोड को देखे बिना ही केवल इनपुट आउटपुट की जांच करते हैं। ठीक है। हम कोड नहीं देखते हैं, हमने इनपुट दे दिया, उसी के अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट आ गया तो हम मान लेंगे कि हमारा जो है सही है कोड। ठीक है। कोड नहीं देखेंगे। और इसमें जो टेस्टर होता है उसको सोर्स कोड जानने की भी ज़रूरत नहीं रहती है। ठीक है। तो आप भी चेक कर सकते हैं और हम भी चेक कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि कोई भी चेक कर सकता है। इसके अंदर देखिए 2 आता है। ठीक है। एक बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, BVA कहते हैं इसको शॉर्ट में। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है इनपुट जो है रेंज की सीमाओं पर टेस्ट होता है। ठीक है। अगर हमारी रेंज 1 से लेके 100 है तो बाउंड्रीज क्या क्या होंगी, मीन -1, मीन ये जो है ये बाउंड्री होती है। तो वैसे अगर मीन -1 यानी 1 है तो 0, मीन यानी कि 1, और मीन +1 यानी कि 1 + 1 2, और फिर मैक्स माइनस 100 में से 1 घटाएंगे 99, मैक्स यानी 100, मैक्स +1 101। ठीक है। इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग क्या होती है, इसमें इनपुट डेटा को समान हिस्सों या फिर क्लास में बांटकर हर क्लास से एक एक वैल्यू लेकर टेस्ट करते हैं। ठीक है। ये हो गया इक्विवेलेंस टेस्टिंग। तो ये जो दोनों टेस्टिंग है वो हमारी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के टाइप्स हैं। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ब्लैक बॉक्स के ही डिसीजन टेबल टेस्टिंग है और स्टेट ट्रांजिशन टेस्टिंग है। तो डिसीजन टेबल टेस्टिंग में क्या होता है कि हम अलग अलग टेबल बना करके उसमें जो है फिर उसके आधार पर डिसीजन लेते हैं। ठीक है। और स्टेट ट्रांजिशन टेस्टिंग में क्या होता है कि हम आउटपुट से जो है आउटपुट पे हमारा जो है डिपेंड करता है कि स्टेट हमारा क्या होगा। ठीक है। अब देखते हैं वाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है। गाइस वाइट बॉक्स टेस्टिंग का अन्य नाम जो होता है वो होता है ग्लास बॉक्स टेस्टिंग, स्ट्रक्चरल, क्लियर बॉक्स एंड ओपन बॉक्स टेस्टिंग। ठीक है। क्योंकि जब भी हम यहाँ से अपना आउटपुट डालेंगे यहाँ पे टेस्ट करने के लिए तो गाइस ये हमको दिखता है। ठीक है। क्लियर दिखता है, इसलिए जो है इसको हम लोग वाइट बॉक्स टेस्टिंग बोलते हैं। दिखता है, इसमें टेस्टर को आंतरिक कोड, डेटा स्ट्रक्चर की पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है। इसको सब लोग नहीं कर सकते हैं, सिर्फ जो प्रोग्रामर और टेस्टर होते हैं वही लोग कर सकते हैं जिनको कोड की नॉलेज हो। यूज एट यूनिट टेस्टिंग एंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग। ठीक है। इसके जो है टाइप्स देख लेंगे वाइट बॉक्स के। तो इसके क्या क्या टाइप हैं, स्टेटमेंट कवरेज, यानी ये चेक करता है हर एक लाइन को हर बार। ठीक है। कम से कम एक बार तो चलना ही चाहिए। ठीक है। उसके बाद ब्रांच एंड डिसीजन कवरेज, यानी कि ये कोड में जो ट्रू फॉल्स वाला होता है उसको चेक करता है कि वो सही से काम कर रहा है कि नहीं। और जो पाथ कवरेज होता है वो चेक करता है कि सभी जितने भी पाथ हैं सही से काम कर रहे हैं कि नहीं। और ये होता है साइक्लोमैटिक कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि वर्टेक्स फी इक्वल टू E-n+2। ठीक है। आगे देखते हैं ऑडिट्स क्या होते हैं गाइज। तो जो ऑडिट्स होता है ये ऑफिशियल रिव्यू होता है और ये किसी थर्ड पार्टी के द्वारा होता है ताकि बायस ना हो। मतलब कि जैसे कि एक सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है और एक जो है हमारा क्लाइंट है, तो एक ऐसे थर्ड पार्टी रहेंगे जो ना इनके तरफ से आएंगे ना इनके तरफ से आएंगे। एक खुद जांच करेंगे कि भाई ये सही से काम कर रहा है कि नहीं, इन्होंने सही से यूज किया है कि नहीं। ठीक है। तो इसी को ऑडिट बोलते हैं। ठीक है। तो इस क्या क्या होता है इसमें, कोड एंड क्वालिटी चेक करते हैं ये लोग, सिक्योरिटी एंड वल्नरेबिलिटी ऑडिट चेक करते हैं, प्रोसेस एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑडिट होता है, कंप्लायंस
एंड लीगल एडिटर। तो ये आप चारों लिख सकते हैं, चारों के बारे में लिखते हैं कि कोड क्वालिटी के लिए होता है, सिक्योरिटी के लिए, वल्नरेबिलिटी के लिए होता है, कैसी प्रोसेस होती है, कैसे कॉन्फ़िगरेशन होता है, कैसे कंप्लायंस और लीगल एक्शन कैसे लिए जाते हैं, सारी चीज़ें जो है आप इसमें लिख सकते हैं अगर आप सेमेस्टर एग्जाम दे रहे हैं तो। इसको करते क्यों, वाई, बग्स को फाइंड करने के लिए, ट्रस्ट के लिए, सर्टिफिकेशन के लिए, फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए जो है ऑडिट जो है परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, अगला टॉपिक है सॉफ्टवेयर मेट्रिक्स एंड एस्टिमेशन। ठीक है, तो एस्टिमेशन का मतलब होता है जब कोई नई कंपनी सॉफ्टवेयर बनाना शुरू करती है तो उसे पहले अनुमान लगाना होता है, जैसे कि कॉस्ट कितनी होगी, टाइम कितना लगेगा, इफर्ट्स कितना लगेगा, कितने लोग रहेंगे। तो इसी प्रोसेस को जो है एस्टिमेशन कहते हैं, यानी कि अनुमान लगाना कहते हैं। ठीक है, तो इन सब का अनुमान लगाने के लिए हम साइज, क्वालिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, इन सब को मेज़र करते हैं, जिसे सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, ये 3 प्रकार का होता है। LOC यानी लाइन ऑफ कोड, इसमें जो बहुत पुराना है ये, इसमें लाइन बाय लाइन जो है हम लोग पता करते हैं। फंक्शनल पॉइंट, ये जो है फंक्शनैलिटी के बेस पे काम करता है। ठीक है, और इसको अलिन अल्बर्ट द्वारा बनाया गया था, ये याद रखेंगे आप। तीसरा है कोकोमो मॉडल। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल, इसे बैरी बोहेम ने बनाया है। ये मैथमेटिकल मॉडल है और सॉफ्टवेयर के साइज का यूज़ करके बताता है कि कितना टाइम लगेगा, कितना इफर्ट है, कितना जो है लोग लगेंगे। ठीक है, कोकोमो मॉडल 3 प्रकार का होता है, ऑर्गेनिक, सेमी डिटैच्ड एंड एम्बेडेड। ठीक है, ऑर्गेनिक जो होता है छोटे छोटे सॉफ्टवेयर के लिए यूज़ होता है। सेमी डिटैच्ड है मीडियम साइज के लिए, जैसे यूटिलिटी हो गया इस टाइप के लिए। और एम्बेडेड जो बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर के लिए होता है। ठीक है, उन सब के लिए, कॉम्प्लेक्स के लिए यूज किया जाता है। ठीक है गाइस, तो आइए हमारा टॉपिक सब खत्म हो गया, अब हम जो है MCQ देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, हाई रिस्क के लिए कौन सी मॉडल यूज़ की जाती है, वाटरफॉल मॉडल, इटरेटिव मॉडल, स्पाइरल या प्रोटोटाइप मॉडल। तो अगर आपने अच्छे से और ध्यान से देखा होगा तो आपको पता होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर हमारा है स्पाइरल मॉडल। ठीक है, इसे रिस्क रिस्क मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है गाइस कि ये क्वेश्चन है, पूछता है अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेटेड साइज ऑफ 10 किलो line of code as per the basic COCOMO model if the project is classified as organic। अगर हमारा प्रोजेक्ट जो ऑर्गेनिक क्लासिफाइड है और A और B की वैल्यू दिया है तो व्हाट विल बी द एस्टिमेटेड इफर्ट। ठीक, तो एस्टिमेटेड इफेक्ट्स क्या क्या होंगे, इफर्ट्स क्या क्या होंगे वो पूछा है। तो इसका फॉर्मूला होता है इफर्ट्स का A × K लाइन ऑफ कोड की पावर B। ठीक है, तो गाइस हम यहाँ पे बस वही रख देंगे और हमारा ये पूछा है BPC पॉलिटेक्निक में, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, एक बेस्ट सॉफ्टवेयर बनाने के लिए क्या किसकी ज़रूरत होती है। ठीक है, तो भी हम पढ़ के आए हैं कि हमारा कोहेजन जो होता है हाई होना चाहिए। ठीक है, और हमारी कपलिंग लो होनी चाहिए। तो इस हिसाब से आप देखेंगे लो कपलिंग एंड हाई कोहेजन, हमारा आंसर D सही है। ठीक है गाइस, हमारा D आंसर सही है। इसके बाद देखते हैं कि हमारा जो FP कैलकुलेशन इज बेस्ड ऑन विच 5 एट्रीब्यूट। FP मतलब फंक्शनल पॉइंट कैलकुलेशन जो होता है ये 5 पे डिपेंड करता है। ILF यानी इंटरनल, लॉजिकल, फंक्शनल। ठीक है, EIF एक्सटर्नल इंटरफेस फंक्शन। ठीक है, एक्सटर्नल इनपुट पे डिपेंड करता है, एक्सटर्नल आउटपुट एंड एक्सटर्नल क्वेरी। ठीक है, तो गाइज़ अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है और आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग समझ में आया है चीज़ें, तो आप जो है मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ठीक है, थैंक यू।